डेट है आज 20 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ई संजीवनी। ई संजीवनी देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के लिए, जो हमारा पॉलिटी का पेपर होता है जीएस मेन 2। ई संजीवनी देखो इंडिया का एक टेली मेडिसिन सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करता है। ये एक सर्विस है ई संजीवनी जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। अभी न्यूज में इसलिए लगभग 1.4 करोड़ लोगों ने कंसल्टेशन किया ई संजीवनी के जरिए। एक साइट समझ लो, इंटरनेट पे एक साइट है, उस पर जाकर कोई भी कंसल्ट कर सकता है या अपने मोबाइल से कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से डिजिटली ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन कर सकते हैं कंसल्ट। मान लो कोई बीमारी है, किसी को डिसीज है, वो कर सकते हैं। ये 2 वेरिएंट में ऑपरेटिंग होती है। एक तो ई संजीवनी ABHWC आत्मनिर्भर भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, और एक ई संजीवनी OPD। ये इनिशिएटिव इसलिए चलाया गया था देखो, क्योंकि कोरोना वायरस जब आया था, अभी भी चल रहा है कोविड-19 डिसीज, इसमें लोगों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था और सब लोगों को डर भी था घर से बाहर जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे छोटी मोटी बीमारी के लिए या किसी बीमारी के लिए, बड़ी बीमारी के लिए, तो उन्हें हो सकता है कोरोना घर पे लेके आ जाए। तो ये गवर्नमेंट ने ये ई संजीवनी नाम का पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसलिए चलाया गया था। तो ये ई संजीवनी जो आत्मनिर्भर भारत HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर है, डॉक्टर टू डॉक्टर ये कंसल्टेशन सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया था ताकि जो अर्बन रूरल डिवाइड है उस हेल्थ सर्विस में उसको कम किया जा सके। अर्बन का मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, विलेज एरियाज। ये इसमें जो डिवाइड का मतलब ये है अर्बन रूरल डिवाइड, कि अर्बन एरियाज में तो देखो हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं, कोई जाके इलाज करवा सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। लेकिन रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में भाई साहब अस्पताल होते नहीं है, दूर दूर तक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होते हैं, 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर लोगों को। तो रूरल एरियाज में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो घर बैठे कंसल्टेंट कर सकें किसी डॉक्टर से। तो इसमें देखो दोनों ही कर सकते हैं, चाहे अर्बन एरियाज में कोई पीपल हो या रूरल एरियाज में, तो ये कंसल्ट किया जा सकता है डॉक्टर से ऑनलाइन। ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे देखो एक स्पोक होंगे, स्पोक का मतलब सेंटर है, स्टेट लेवल पे सेंटर होंगे और फिर 3-4 स्टेट को मिला के उनका एक हब होगा जहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठेंगे, कुछ स्पेशलिस्ट बैठेंगे या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे जोनल लेवल पे। जैसे 3-4 स्टेट का मिला के ये एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, यहाँ पे छोटे सेंटर बने हुए हैं और इनके लिए एक बड़ा सेंटर होगा जहाँ पे और सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर बैठेंगे। इस तरह से ये काम करता है क्वालिटी हेल्थ सर्विस रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट्स को, इसलिए चलाया गया था। ई संजीवनी को देखो लॉन्च किया था 2021 में ही लॉन्च किया था। इसका टारगेट यही था कि डॉक्टर से पेशेंट को कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा सके और डिमांड लेवल पे, यानी कि उनकी डिमांड को, जो भी उनकी डिमांड है फुलफिल की जा सके डॉक्टर से कंसल्ट करके, ताकि वो घर पे रह के बिना इन्फेक्शन का रिस्क लिए, जो इन्फेक्शन कोविड-19 की बात हो रही है, कोरोना वायरस का रिस्क लिए हुए, जोखम ना लेते हुए वो घर पे बैठे अपने कंसल्ट कर सकें। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, देखो डॉक्टर की एक तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है भाई साहब ग्राउंड लेवल पे। रूरल एरियाज में आपको पता है डॉक्टर होते नहीं है और डॉक्टर काम भी नहीं करना चाहते ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि देखो इतनी सारी फैसिलिटी होती नहीं है रूरल एरियाज में। कभी कभी तो सड़कें भी नहीं होती भाई साहब बहुत से गाँवों को जाने के लिए, और वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं उपलब्ध, लाइट भी नहीं आती, बिजली भी नहीं आती है। तो ऐसे प्लेस पे डॉक्टर जाना क्यों पसंद करेगा भाई साहब? उसने 4-5 साल बर्बाद किए अपने, MBBS करने में 5 साल लग जाते हैं पूरे, और फिर किसी ने MD किया मान लो, तो वो चाहेगा कि रूरल एरियाज में वो काम करे जाके? नहीं चाहेगा। तो रूरल एरियाज में ग्राउंड लेवल पे डॉक्टर की जो शॉर्टेज होती है उसको एड्रेस करने के लिए, यानी कि उसको सुलझाने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये ई संजीवनी लॉन्च किया था, ताकि घर बैठे सेकेंडरी टर्सरी लेवल की हॉस्पिटल जो बर्डन है वो रिड्यूस करने के लिए और घर बैठे कंसल्ट कर सकें डॉक्टर से। तो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी कंट्री में इंप्रूव करना इसका टारगेट है। ये 3 टारगेट हैं इसके। देखो आप यूज कैसे करोगे उसको? मेंस के आंसर में डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा ई संजीवनी के बारे में बताइए क्या है ये, तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हर साल आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, हेल्थ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, चाहे बुजुर्गों की हेल्थ हो, चाहे किसी की मैटरनल हेल्थ हो, इन्फेंट हेल्थ हो, इन्फेंट मतलब बच्चे की हेल्थ हो, तो किसी से रिलेटेड आए तो ये देखो भाई साहब, ये ई संजीवनी वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एक लाइन में लिख दोगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, पूछा जाता है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, मेजर्स लिए, क्या क्या तरीके अपनाए हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमारे इंडिया में, तो ई संजीवनी भी लिख दोगे वहाँ पे, क्या काम है इसके ये लिख दोगे। तो इस तरह से यूज करोगे आप आंसर में। नेक्स्ट टॉपिक है 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली। 4th मीटिंग हुई है भाई साहब इसकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? देखो COP21 हमने बहुत बार पढ़ा है, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी एक मीटिंग होती है हर साल। 2020 में भी होने वाली थी COP26, लेकिन 2020 में नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, वो अब हो रही है जो 31 अक्टूबर से लेके चलेगी लगभग 12 नवंबर तक। COP26 2021 में होने वाली है, इसकी मीटिंग हर साल होती है इसकी मीटिंग। ये UNFCC ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए काम करता है। इसके मेंबर है बहुत सारे कंट्री, इंडिया भी इसका मेंबर है। और नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, एग्रीमेंट है। UNFCC 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उससे निकला था ये। इसकी हर साल मीटिंग होती है। तो 2015 में भी इसकी मीटिंग हुई, पेरिस में हुई, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहाँ पे COP21 21वीं मीटिंग हुई। वहाँ पे देखो ये सोलर अलायंस, इंडिया ने लीड रोल निभाया इसको बनाने में, कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई जाएगी। इसमें बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, मेन रोल था इंडिया का, फिर था फ्रांस का। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको सेटअप किया, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। एक डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब, गुरुग्राम सुना ही होगा आपने, हरियाणा में। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इसकी मीटिंग हुई है, तो 4th मीटिंग हुई है। इसमें क्या डिसीजन लिया गया है, किस किस पे काम करेंगे ये? एक तो जो ओसोवोग इनिशिएटिव है, इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसके इनिशिएटिव को ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये काम करेंगे। ओसोवोग है क्या? देखो इसके लिए स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ओसोवोग क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है। पूरे वर्ल्ड को देखो ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना और पूरे वर्ल्ड को जोड़ना है ग्रिड के द्वारा। जो खंबे लगे होते हैं ना, बिजली के खंबे, ऐसे ग्रिड के द्वारा जोड़ना है, ताकि सोलर एनर्जी को भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जा सके। पूरा डिटेल में जानने के लिए आप वो लेक्चर देखो, वो मिल जाएगा आपको, ओसोवोग इनिशिएटिव लेक्चर मिल जाएगा आपको चैनल पे ही। नेक्स्ट इसका ये डेलिब्रेट किया जाएगा कि 2030 तक आते आते सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि सौर ऊर्जा बनाने के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन ये इकट्ठा किया जाए, इन्वेस्टमेंट लाई जाए, सोलर इन्वेस्टमेंट 2030 तक। और इसमें देखो फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी को अप्रूवल देने की बात की जा रही है। और किस पे चर्चा होगी इसमें? इसमें होगी जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे स्ट्रेटजी फॉर प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट और वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग स्कीम। मतलब वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग स्कीम का मतलब है गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे, इन्वेस्ट करे, और प्राइवेट सेक्टर भी करे। इसमें प्राइवेट सेक्टर है वो, उसका भी इंगेजमेंट हो, ताकि सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सके। ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ भी पार्टनरशिप पे डिस्कस किया जाएगा, जिससे जो LDC और सिड्स कंट्री हैं, LDC का मतलब है ये लीस्ट डेवलप कंट्री, जो पुअर कंट्री होती हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, या एशिया में भी हैं भाई साहब बहुत सारी पुअर कंट्री, या सिड्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग ये स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड जो आइलैंड कंट्री होती है ना, स्मॉल आइलैंड, जैसे मालदीव हो गया। आप मालदीव, ये भाई साहब मालदीव आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे छोटा सा, ये आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं द्वीप। द्वीप का मतलब है चारों तरफ जब कोई भी लैंड भूमि पानी से घिरी हुई हो, तो उसको बोलते हैं द्वीप या आइलैंड बोलते हैं, ISLAND, पता ही होगा आपको। तो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और LDC कंट्री हैं, इनको फाइनेंस दें, टेक्नोलॉजी दें, ताकि इनकी कंट्रीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और कार्बन इमिशन कम हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नॉट इंटाइटल टू रेगुलराइजेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखो एक वर्डिक्ट दिया है, ये हमारे पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी जो टॉपिक है उसके लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब करते हैं जो, वो क्या है, रेगुलराइजेशन के लिए इंटाइटल नहीं है। रेगुलराइजेशन का मतलब वो ये कहें कि उनका परमानेंट करो, उनका राइट है, अधिकार है, वो जॉब कर रहे हैं, ये उनका कोई अधिकार नहीं है। ये बोला इसमें बस कि वो सिर्फ देखो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है पॉलिसी, उसके अंदर केवल पार्ट टाइम के लिए ही वो अपॉइंट किए जाते हैं। कोई फैक्ट्री कर रहेगा, कोई कंपनी कर रही है, कोई भी कर रहा है, मान लो किसी शॉप में पार्ट टाइम के लिए है, या किसी में भी एस्टेब्लिशमेंट में कुछ भी है, तो उनकी जो परमानेंसी का स्टेटस है ये उन्हें नहीं दिया जा सकता किसी पोस्ट पे, क्योंकि वो पार्ट टाइम के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो ये उनका कोई राइट नहीं है कि परमानेंट स्टेटस दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कैरावन केरल प्रोजेक्ट। ये GS3 पेपर टूरिज्म जो एक टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म आप सब लोग जानते हो, पर्यटन हिंदी में बोलते हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं बाहर से हमारे देश से किसी प्लेस पे, यही टूरिज्म है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केरल ने अभी देखो ये केरावन जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया है। केरावन देखो इसको यूज कैसे करेंगे, टूरिज्म सेक्टर से मान लो क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि केरल का जो केरावन प्रोजेक्ट है इस तरह का मॉडल डेवलप करना चाहिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो ये यूज कर सकते हो आप आंसर में। तो केरल है
उसने रिसेंटली लॉन्च किया है कैरावन केरल प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाएगा, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको प्रमोट किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फीचर क्या क्या हैं, इसमें देखो नेचुरल सेटिंग होगी, यानी कि कैरावन पार्क बनाए जाएंगे, पार्क होंगे जिनमें फैसिलिटी होंगी, ऑल फैसिलिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी टूरिस्ट की प्रोवाइड की जाएगी कि जो भी टूरिस्ट मान लो आए हमारे देश से ही, मान लो केरल में जाए या बाहर से कोई आए, उसकी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो। सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, देखो कैरावन पार्क में लोकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज के लिए एक मतलब एक इनिशिएटिव तैयार किया जाएगा। और दूसरा ये है कि इनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे कैरावन पार्क में। लोकल रिसोर्सेज का मतलब देखो ये होता है जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं उनका सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज का मतलब ये है, अगर मान लो आपने एक पेड़ आपने उसका फल लिया है या पेड़ ही काट दिया है या उसका सर्विस ली है, तो अगर मान लो आपने पेड़ काट दिया, उस पेड़ को काटने से पहले या तो आप ये इंश्योर करो कि आपने उसके जैसा पेड़ लगाया है, 8-10 पेड़ लगाए हैं, ताकि फ्यूचर में पेड़ डिफॉरेस्टेशन ना हो, बिल्कुल कम ना हो जाए पेड़। या फिर जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किए मान लो अर्थ के, वो इस तरह से यूज किए हों कि फ्यूचर की जो जनरेशन हमारे आने वाली है उसकी डिमांड को अफेक्ट ना करें, कि ऐसा ना हो कि आपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए और फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे। तो इस तरह से यूज किया जाए लोकल रिसोर्सेज को। और ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये हो गया जो भी मान लो कूड़ा करकट है या कोई भी वेस्ट है जो भी जनरेट हो रहा है, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, उसका डिस्पोजल किया जाए अच्छे से। तो ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे इन पार्क वगैरह में। तो और भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि इन्वेस्टमेंट भी आ सके यहाँ पे, और इंसेंटिव भी अट्रैक्टिव बनाए सके यहाँ पे। इंसेंटिव का मतलब प्रॉफिट, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पे, कोई कंपनी आए सेटअप करे, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाए डिस्पोजल करने के लिए वेस्ट वगैरह को, तो उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। 24/7 टूरिस्ट सीजन में ये ऑपरेशनल होंगे सारी जितनी भी फैसिलिटी हैं। और इसमें प्राइवेट पब्लिक और जॉइंट सेक्टर, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके डेवलप करेंगे कैरावन पार्क को। फेयर वेदर रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी होगी, अच्छे रोड्स होंगे जो इन पार्क्स वगैरह से कनेक्ट होंगे। और देखो ये जो फैसिलिटी है इनमें ये भी होंगे, कैरावन पार्क का मतलब ये है कि अपने कैरावन व्हीकल्स की फैसिलिटी होगी इनके लिए। कैरावन व्हीकल्स की फैसिलिटी का मतलब ये है कि वो अपने व्हीकल्स वहाँ पे पार्क वगैरह में खड़े कर सकते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी होगी ओवरनाइट के लिए, मान लो नाइट टाइम खड़े कर सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं, ये रहने की फैसिलिटी भी होगी। तो इस तरह की फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। जो IMF है, आपने पढ़ा ही होगा IMF के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो पढ़ सकते हो आप गूगल पे भी, या फिर आपको लेक्चर देखना है तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है जब भी किसी कंट्री में मान लो क्राइसिस आ जाता है, यानी कि मान लो डेफिसिट चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, या क्राइसिस आ गया है, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि डॉलर वगैरह कम बचे हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से कोई वस्तु खरीदने के लिए बाहर देश से, तो उस केस में IMF लोन देता है कंट्रीज़ को, सबको देता है भाई साहब जो जो इसके मेंबर हैं। इसकी एक कमेटी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी, इसकी मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में आया। ये देखो इकोनॉमी का जो हमारा है GS पेपर 3 उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और GS पेपर 2 है हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक टॉपिक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसकी अभी मीटिंग हुई है इसलिए न्यूज़ में आया। जो IMF के 190 मेंबर हैं उन्होंने, उनके गवर्नर और अल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इसके कंट्री मेंबर होते हैं उनके गवर्नर वगैरह होते हैं IMF में मेंबर, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें डिस्कशन किया गया वैक्सीन के रिगार्डिंग कि जो भी मान लो ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा बनाया जाए कि वैक्सीनेट कैसे किया जाए और अच्छे तरीके से। इसमें यह भी देखा गया कोविड-19 से कैसे कंट्रीज़ ने कॉम्बैट किया, मतलब कैसे निपटाया, अपना सॉल्यूशन कैसे एड्रेस किया कोविड-19 की सिचुएशन को, और कैसे दोबारा इकोनॉमी को रिकवरी की जा सकती है कोविड-19 के बाद, ये सब डिस्कस किया गया। IMF देखो इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें देखो 24 मेंबर होते हैं इसमें, और वो सारे जो इतने भी 187 गवर्नर होते हैं जितने भी कंट्री होते हैं उनसे चूज किए जाते हैं ये गवर्नर। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं IMF में, जो जितने भी मेंबर कंट्री होते हैं फंड में, फंड का मतलब है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जितने भी उसके मेंबर होते हैं सबको रिप्रेजेंटेशन मिलती है इसमें बारी बारी से। फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन देखो इसकी 2 बार मीटिंग होती है साल में, 2 बार मीटिंग,
एक स्प्रिंग टाइम में होती है, बसंत ऋतु जब आती है, और एनुअल मीटिंग होती है। 2 मीटिंग होती हैं, इसमें डिस्कशन किया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे रिकवर किया जाए दोबारा से, कैसे मतलब उसके ग्रोथ करने के लिए क्या क्या स्टेप मेजर्स लिए जाएँ। जो इसकी मीटिंग होती है उसके एंड में देखो कमेटी कुछ एक गाइडलाइंस इशू करती है, वो गाइडलाइंस को कहते हैं जॉइंट कॉमिक। ये जॉइंट कॉमिक आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेती कि जॉइंट कॉमिक है क्या। और आईएमएफ से देखो इससे रिलेटेड लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, 1-2 साल छोड़ के ही। इस साल भी शायद क्वेश्चन, इस साल नहीं था आईएमएफ से रिलेटेड, लेकिन पिछली बार था, उससे पिछली बार था। तो ये जॉइंट कॉमिक एक गाइडलाइंस होती है आईएमएफसी की, ये जो कमेटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमेटी, तो ये गाइडलाइंस इशू करती है, उसको बोलते हैं जॉइंट कॉमिक। और इसमें प्रोवाइड करती है कि आईएमएफ का वर्क प्रोग्राम कैसे होंगे, अगले 6 महीने के लिए क्या क्या करना है, ये सब कुछ इसमें डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन नहीं, एक तरह से एडवाइस दी जाती है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस कमेटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी ये एडवाइस करती है और रिपोर्ट देती है आईएमएफ को। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, जो मान लो कोई भी इंटरनेशनल मॉनेटरी या फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया है या पॉलिसी बनानी है, तो इसके लिए एडवाइस देती है, सलाह देती है। तो एडवाइजरी बॉडी है ये आईएमएफ के लिए। ये जो भी प्रपोजल होते हैं, मान लो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट में, मान लो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसमें अमेंड करना हो, उसके लिए एडवाइस वगैरह देती है बोर्ड ऑफ गवर्नर को। आईएमएफसी देखो कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इसके पास, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइस दे सकती है, सलाह दे सकती है। बस इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे देखो रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि 16 अक्टूबर को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फाओ है, जो 1945 में बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। जिस दिन ये बना था उस डेट को 16 अक्टूबर को बना था, ये 16 अक्टूबर 1945 को। और इसी डे को हर साल वर्ल्ड फूड डे के तरह ऑब्जर्व किया जाता है। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू जो टॉपिक है उसमें आता है ये वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे इस साल की जो थीम थी वो थी आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। हमारे एक्शन फ्यूचर के लिए ऐसे होने चाहिए कि बेटर प्रोडक्शन, यानी कि हम जो फूड है, भोजन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, प्रोड्यूस करें, पैदा करें। बेटर न्यूट्रिशन हो, पोषक तत्व लोगों जो के भोजन में न्यूट्रिशन है वो अच्छा हो, पोषक तत्व अच्छे हों। इन्वायरमेंट भी हमारा बेटर हो, पर्यावरण, हमारी लाइफ भी फिर बेटर हो। फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, देखो इसमें मेनली ये 3-4 चीज़ें आती हैं, एक 5वीं चीज़ भी है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है फूड अवेलेबिलिटी। जब फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले होना चाहिए फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड उपलब्ध होना चाहिए, भोजन उपलब्ध होना चाहिए। जब भाई साहब फूड ही नहीं होगा, गेहूँ चावल नहीं होंगे, तो फूड सिक्योरिटी कैसे उपलब्ध होगी, कैसे इंश्योर होगी, कैसे सुनिश्चित करोगे आप। तो सबसे पहले फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फूड अवेलेबिलिटी है, उसके बाद आता है फूड एक्सेसिबिलिटी। फूड देखो ये आपको साफ दिखाई नहीं दे हो रहा होगा, आप जो आपकी वीडियो चल रही है वहाँ पे देखो कोने में 3 बिंदी होंगी, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे सेटिंग में जाओगे, यूट्यूब की सेटिंग में, वहाँ पे पिक्सल आ जाएगा, 240 पिक्सल पे चल रहा होगा अभी आपका, वहाँ पे आता है। इसे आप 360 पिक्सल पे कर दोगे तो ये साफ दिखाई देने लगेगा। फिर दोबारा से 240 पे कर देना या 144 पे कर देना, तब भी साफ दिखाई देगा। बस इसके लिए आप चेंज कर दो वो सेटिंग में, वरना मैं बोल रहा हूँ आप इससे समझ लो। तो पहला हो गया फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड उपलब्ध होना चाहिए फूड सिक्योरिटी में। दूसरा है फूड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि फूड उपलब्ध तो है लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी हो, एक्सेस हो, लोग जाके खरीद सकें। नेक्स्ट है फिर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक सीजन में फूड मिले, मान लो 2 महीने के लिए फूड मिल रहा है फिर फूड उपलब्ध ही नहीं है। स्टेबिलिटी हो, पूरे साल साल उपलब्ध हो। फिर आता है यूटिलाइजेशन, कि भाई साहब अगर फूड खरीद भी लिया, एक्सेसिबल भी है, उपलब्ध भी है सालों साल, तो ये यूटिलाइजेशन भी ढंग से होना चाहिए फूड का, ऐसा नहीं है वेस्टेज हो रहा है फूड का। एक 5वीं चीज़ आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं हो भाई साहब फूड उपलब्ध भी हो, एक्सेस भी हो, स्टेबिलिटी हो, सालों साल उपलब्ध भी हो और उसका सही तरीके से यूज भी हो रहा हो, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मनी नहीं है भाई साहब खरीदने के लिए, तो फिर कहाँ से फूड सिक्योरिटी होगी। तो यानी कि अफोर्डेबिलिटी भी हो, अफोर्ड कर सकें, वो खरीद सकें, सस्ता फूड दिया जाए, तो ये अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए। बैकग्राउंड में देखो इसमें यही है कि नवंबर 1979 में वर्ल्ड फूड डे एस्टेब्लिश किया गया था। जो फॉर्मर एक हंगेरियन मिनिस्टर थे, हंगरी एक कंट्री है यूरोप में, उसके मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर और फूड के मिनिस्टर थे, उन्होंने का नाम है डॉक्टर पाल रोमानी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि यह हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाए
ताकि फूड के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। हंगर्स के रिगार्डिंग, भुखमरी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, सस्टेनेबिलिटी और फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए एस्टेब्लिश किया था। और फाओ का जो हमने पढ़ा था उस दिन जन्मदिन होता है, यानी कि 16 अक्टूबर को 1945 को बनाई गई थी, 16 अक्टूबर 1945 को, और ये डिक्लेयर किया था डे 1979 को। फाओ है क्या? स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसका मेन काम यही है, जो हंगर है, भुखमरी है, उसको हराना है, भुखमरी को मिटाना है, सब लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद है। इटली एक कंट्री है यूरोप में, उसकी की एक कैपिटल है, यानी कि राजधानी रोम। रोम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। 16 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी और इसका गोल यही है कि फूड सिक्योरिटी अचीव करना है, हेल्थी लाइफ्स हो सबकी, एक्टिव हेल्थी लाइफ्स हो, हाई क्वालिटी का फूड एक्सेस हो सभी को। पूरा डिटेल में देखो, फाओ के बारे में जानना तो लेक्चर बना हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है DLX1 प्रोटीन। देखो अभी रिसर्चर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रोटीन, ये नया प्रोटीन ढूंढा है जिसका नाम है DLX1, या जीन भी बोल सकते हो, पर्टिकुलर जीन या प्रोटीन DLX1 नाम से। इसका इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो जबड़ा होता है या स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है हमारी बॉडी का, स्केलेटन जो, और इंटर न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी में हो, बॉडी का ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन में हमारा दिमाग होता है, दिमाग में होते हैं न्यूरॉन्स। तो इनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो प्रोटीन पाया DLX1 हमारी बॉडी में होता है। और देखो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DLX1। अब जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, कैंसर की बीमारी, उसकी दवाई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर हमें इस DLX1 प्रोटीन कैसे डेवलप होता है, कैसे ग्रोथ होती है, इसके बारे में सही से नॉलेज होगी तो प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ डेवलप की जा सकती हैं और कोई थेरेपी वगैरह या कुछ भी डेवलप किया जा सकता है जिससे प्रोस्टेट कैंसर को ठीक किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है? देखो प्रोस्टेट कैंसर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। देखो ये हमारी बॉडी में जैसे किडनी होती है, किडनी के पास गाल ब्लेडर होता है और एक पाइप जुड़ा होता है हमारे पीनिस से। तो ये पीनिस से जब मान लो पेशाब वगैरह करते हैं तो यहाँ पे एक ग्लैंड लगा होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका नाम। ये समझ लो ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पे टेस्टिज होती हैं, ये मान लो टेस्टिज हैं, यहाँ से देखो स्पर्म आता है, ये यहाँ से जुड़ी होती है नली, ये स्पर्म इधर से आता है टेस्टिस से, और यहाँ से पेशाब आता है यानी कि मूत्र, सूसू आपकी। तो ये सूसू यहाँ से आएगी आपकी किडनी से, गाल ब्लेडर से, तो यहाँ पे एक ब्रेकर लगा होता है, उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक तरह से जब आपको सूसू करना है तो यहाँ पे ब्रेकर लगा देता है स्पर्म में, जब स्पर्म आता है तो ये इधर ग्लैंड इधर हो जाता है, तो ये काम करता है। कभी कभी इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी सफ़ेद पानी आता है मूत्र के साथ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी ग्लैंड में, इसी ग्लैंड के पास इंजरी हो जाती है। कैंसर होता क्या है? देखो अगर आपकी बॉडी है, बॉडी के बाहर अगर घाव हो जाए, इंजरी हो जाए, मान लो कोई फफोला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो घाव है आपकी बॉडी के बाहर, दवाई लगा के भाई साहब बीटाडीन वगैरह लगा के ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो वहाँ कैसे बीटाडीन लगाएं, वहाँ कैसे ठीक करें, दवाई लगाएं वहाँ पे? तो यही है कैंसर। अगर बॉडी के अंदर इंजरी हो जाए, घाव हो जाए, तो वो कैंसर ही होता है। तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में इंजरी वगैरह हो जाए, घाव वगैरह हो जाए आपका, तो वो क्या है? वो ये प्रोस्टेट कैंसर, तो यहाँ पे हो जाता है। तो इसके ये जीन है, इस जीन का रोल है प्रोस्टेट कैंसर डेवलप करने में DLX1 का, तो इसकी वजह से अब दवाई डेवलप की जा सकेंगी, ये फायदा होगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक है ढोल। ढोल, ये ढोल है भाई साहब, दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूज में है रिसेंटली। ये जंगली कुत्ता भी बोलते हैं इसको, वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाटिक मतलब एशिया का जंगली कुत्ता। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में है, अभी स्टडी हुई है, 114 प्रायोरिटी तालुक तहसील में आइडेंटिफाई किया गया इसका हैबिटेट। ये इसकी पॉपुलेशन है ढोल की, वो इन एरियाज़ में 144 एरियाज़ में कंसोलिडेट हो रही है, इकट्ठा ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसका साइंटिफिक नाम है क्योन एल्पिनस। ये ढोल क्या है? अपेक्स सोशल कार्निवोर है। ये कार्निवोर का मतलब होता है कि मांसाहारी है, मांस खाता है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। ये देखो साउथ है हमारा, साउथ एशिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में मिलता है ढोल। ये जो हमारा IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसकी लिस्ट एंड नो लिस्ट, उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। और इस जो साइट्स है उसकी अपेंडिक्स 2 में आता है। लिस्ट है इसकी भी 1 2 3 करके 3 लिस्ट है, उसकी अपेंडिक्स 2 लिस्ट में आता है ये, मतलब इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है अच्छी खासी। और शेड्यूल 1 में आता है, इस S के बाद C और लगा लो आप, SCHEDULE,
शेड्यूल 2 में आता है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का। इसके शेड्यूल 6 शेड्यूल है इसके, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है उनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीव होते हैं, जीव जंतु प्राणी कोई भी एनिमल्स वगैरह। उसके बाद शेड्यूल 2 में 3 में ऐसे रखा जाता है। तो शेड्यूल 2 में आते हैं ये ढोल। इनको डिसीज और पैथोजन है, मतलब बीमारी हो सकती है, इनको खतरा है किसी बीमारी से, तो वो है ढोल को। रेबीज भी हो सकता है, कैनाइन डिस्टेम्पर बीमारी होती है, कैनाइन parvo वायरस हो सकता है, या सार्कोप्टिक मांगे ये हो सकता है। तो बहुत सारी इनको बीमारी हो सकती है, ये डोमेस्टिक डॉग वगैरह से फैल जाती है इनमें। तो यही थे आज के टॉपिक बस।